गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था आपका बैलेंस फोर्सेज एंड अनबैलेंस फोर्सेज। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बैलेंस फोर्सेज क्या होते हैं, जहाँ पे नेट फोर्स आपके जीरो होते हैं। ओके, तो जहाँ पे जिस भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो होते हैं, ठीक है, जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जब फोर्सेज आर बैलेंस्ड। और जहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं होता है उसको हम बोल देते हैं अनबैलेंस फोर्स। ओके, तो बैलेंस फोर्सेज हम कैसे देख सकते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर बैलेंस फोर्सेज लग रहा है या अनबैलेंस फोर्सेज लग रहा है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो हम मान लेते हैं कि वो बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या लग रहा है, जीरो है, और वो फोर्सेज क्या है वहाँ पे बैलेंस है। या फिर मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो भी हम क्या मानते हैं वहाँ पे आपके जो फोर्सेज हैं वो बैलेंस है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी मस्ट बी जीरो, ये चीज़ हम मान सकते हैं। अभी बेटा हम इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि अनबैलेंस फोर्सेज क्या होते हैं, और जब अनबैलेंस फोर्सेज सपोज किसी बॉडी के ऊपर लगते हैं तो क्या होता है। तो शायद आपने अपनी अर्लियर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि अगर कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगता है तो बॉडी क्या करने लग जाती है, एक्सेलरेट करने लग जाती है, अपनी जो स्पीड है या फिर जो वेलोसिटी है उसको चेंज करने लग जाती है आपकी। ओके, ये चीज़ आपने अर्लियर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा। तो उन्हीं चीज़ों को हम ग्रेटर डिटेल्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि अनबैलेंस फोर्सेज जो किसी बॉडी के ऊपर लगता है तो उस बॉडी में क्या क्या वेरिएशन आता है उसकी स्पीड या वेलोसिटी के अंदर। ओके, तो उसको डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, उनके बारे में आपको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि एक टर्म आती है आपकी मोमेंटम, ओके, जो बहुत बार यूज़ होती है आपकी। तो बेटा मोमेंटम क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, तो मोमेंटम क्या होता है, इट इज द, लिखिए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन बॉडी, मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन बॉडी, मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। बेटा इसकी क्या होता है मोमेंटम, आपका किसी भी बॉडी का मास और वेलोसिटी उन दोनों को जब हम गुणा करते हैं तो आपका क्या मिलता है, मोमेंटम मिलता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम P से, यूजुअली P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये कोई ब्लॉक है आपका m मास का, और ये आपका किसी स्पीड v से चल रहा है। मैंने आपसे पूछा कि इसका मोमेंटम क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, इसका मोमेंटम आप लिख सकते हैं कि मोमेंटम P क्या होगा बेटा, इसका प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो mv क्या हो जाएगा बेटा, इसका मोमेंटम हो जाएगा। ओके, तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि मास को, जब किसी बॉडी के मास को जब उसकी वेलोसिटी से हम गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलता है, मोमेंटम मिलता है। ओके, अभी बेटा मैंने पूछा इसकी क्या यूनिट क्या होगी, इसकी SI यूनिट। तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, तो बेटा मास की आपको पता है क्या होती है, किलोग्राम, वेलोसिटी और स्पीड की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो मास को की होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। तो इसकी SI यूनिट क्या होगी मोमेंटम की, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, मास की होती है आपकी किलोग्राम, वेलोसिटी की होती है मीटर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये क्या है बेटा, इसकी SI यूनिट। ओके, तो यहाँ तक तो बेटा हमने इसकी डेफिनेशन देखी है कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी को प्रोडक्ट को बोल देते हैं मोमेंटम। तो अभी एक चीज़ दिमाग में आई होगी कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, कि इसकी क्या जरूरत पड़ी है मोमेंटम की। तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ, उसकी हेल्प से हम समझेंगे कि मोमेंटम होता क्यों है और हम इसको रीड क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या जरूरत पड़ गई फिजिक्स के अंदर कि हम दो क्वांटिटी को, मास और वेलोसिटी को गुणा कर रहे हैं।
तो सपोज कर लीजिए बेटा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक एग्जांपल के थ्रू एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करूँगा, उसकी हेल्प से हम इसको समझें। तो जैसे कि सपोज कर लीजिए ये कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक है आपका 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम का, और ये जा रहा है आपकी कुछ किसी स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ओके, और एक और ब्लॉक है बेटा, वो भारी ब्लॉक है आपका, वो है बहुत ही हैवी ब्लॉक, और सपोज कर लीजिए उसका वेट है 50 किलोग्राम, उसका वजन कितना है 50 किलोग्राम, और वो किस स्पीड से जा रहा है, वो भी आपका 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो दो ब्लॉक आपको दे रखे हैं, एक तो बिल्कुल छोटा सा ब्लॉक है 1 किलोग्राम पर सेकंड, 1 किलोग्राम का किस स्पीड से जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक और वेरी हैवी ब्लॉक है 50 किलोग्राम का ब्लॉक है, किस स्पीड से जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की ही स्पीड से जा रहा है। ये भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड जा रहा है। डिफरेंस क्या है, ये 1 किलोग्राम का है, ये 50 किलोग्राम का है। तो अभी मैंने बेटा आपसे पूछा कि इन दोनों ब्लॉक्स को आपको रोकना है, तो आप किसको इजीली रोक पाएंगे, 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक को या 50 किलोग्राम वाले ब्लॉक। तो आप सोचेंगे कि ये तो हल्का सा है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दोनों स्पीड तो सेम ही है, तो 1 किलोग्राम आप बोलेंगे ये हल्का सा है ना। तो आप क्या कहेंगे कि 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक को मैं आराम से रोक पाऊंगा, क्योंकि 50 किलोग्राम तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, तो उसको रोकने के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जितना ब्लॉक हल्का होगा उतना ही आप उसको क्या कर पाएंगे, इजीली रोक पाएंगे, है ना। एक और एग्जांपल जैसे प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं कि सपोज कर लीजिए, एक तो आपका ट्रक चल रहा है किसी स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक कोई बाइसिकल वाला है वो आपका चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आपका फ्रेंड है कोई, ठीक है, दोनों पैरेलली चल रहे हैं। अभी आपको एक तो ट्रक को रोकना है और एक आपको रोकना है साइकिल वाले को, अपने फ्रेंड को। तो आप किसको रोक पाएंगे, तो आप कहेंगे कि मैं इजीली साइकिल वाले को रोक पाऊंगा, लेकिन जो ट्रक है जो साइकिल जितनी ही स्पीड से चल रहा है उसको आप नहीं रोक पाएंगे। क्यों नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ट्रक का वजन क्या है, भारी है, तो जितना उसका वजन ज़्यादा होगा उतना ही आपके लिए डिफिकल्ट होगा किसी भी चीज़ को रोकना। लेकिन जो बाइसिकल वाला जो है, उस बाइसिकल का वजन कम है और आपके दोस्त का, फ्रेंड का भी वजन कम है, तो उसकी वजह से आप क्या कर पाएंगे, दोनों अपने दोस्त या फिर जो साइकिल राइडर है उसको आप क्या कर पा रहे हैं, रोक पा रहे हैं। ओके, सिमिलरली द सेम केसेज है, यहाँ पे 1 किलोग्राम है, यहाँ पे 50 किलोग्राम, तो आपको उसी बात है, आप कहेंगे 1 किलोग्राम तो हल्का सा है, इसको आप इजीली रोक पाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। उसके बाद बेटा एक और केस मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, ये तो एग्जांपल हो गया 1, दूसरा एग्जांपल मैं साइड में देता हूँ। अभी सपोज कर लीजिए वजन सेम है, यहाँ पे सपोज कर लीजिए 1 किलोग्राम का है और यहाँ पे भी 1 किलोग्राम का ही ब्लॉक। ये किस स्पीड से जा रहा है, ये आप सपोज कर लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और ये आपका 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। दोनों का वजन सेम है, यहाँ पे वजन डिफरेंट था, स्पीड सेम है। यहाँ पे क्या है, दोनों का वजन तो सेम है, ये भी 1 किलो का, ये भी 1 किलो का, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ये आपका 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है ना। तो किसको रोकने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 1 किलोग्राम ऊपर वाले को या नीचे वाले को। तो आप कहेंगे कि ये तो कम स्पीड से जा रहा है, तो इसको मैं आराम से रोक दूंगा, लेकिन इसकी स्पीड बहुत तेज़ है, तो आपको रोकने में इसको क्या लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकली भी। सपोज कर लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड को रोकना चाहते हैं, ओके। एक बार तो क्या है, आपका फ्रेंड किसी नॉर्मल स्पीड से आपका चल रहा है, आपने उसको होल्ड किया तो आप उसको पकड़ देंगे, वो नहीं जा पाएगा कहीं पे। दूसरा आपका क्या है, वही सेम फ्रेंड है, वो किसी बहुत ही तेज़ स्पीड से दौड़ रहा है ना। तो अगर आप उसको रोकना चाहेंगे तो जब उसी मोमेंट के ऊपर आप नहीं रोक पाएंगे, क्या होगा, हो सकता है कि आप भी उसके साथ चले जाएं और आप भी उसके साथ गिर जाएं, है ना। तो इसका मतलब जब वो तेज़ स्पीड से वो दौड़ रहा है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। लेकिन अगर वो धीरे धीरे चल रहा है आपके साथ तो आप उसको इजीली रोक पाएंगे। सिमिलरली सेम केस यहाँ पे है, ब्लॉक क्या है आपके दोनों का सेम है, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम।
ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ये 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो आप जो 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो आप इसको क्या कर पाते हैं, इजीली रोक पाते हैं, लेकिन 100 मीटर पर सेकंड वाली स्पीड को इजीली नहीं रोक पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि क्या फोर्स आप लगाते हैं वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आपने जब देखा तो यहाँ पे तो डिपेंड कर रहा था मास के ऊपर, लेकिन जब मास सेम हो जाता है, जब मास सेम हो जाता है तो आप क्या बता पा रहे हैं, तब आप बता पा रहे हैं कि जिसकी स्पीड ज़्यादा, देखिए जब मास सेम तो जिसकी स्पीड ज़्यादा उसको आप आसानी से नहीं रोक पाएंगे, जिसकी स्पीड कम उसको आप आसानी से रोक पाएंगे। तो जब मास सेम रहेगा तो जिस भी ब्लॉक की स्पीड कम होगी उसको आप आसानी से रोक पाएंगे, लेकिन जब मास डिफरेंट रहेगा और स्पीड सेम रहेगी तो जो ब्लॉक आपका हैवी होगा उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो ब्लॉक आपका हल्का होगा उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसमें कम फोर्स लगेगा, इस केस में इसके अंदर कम फोर्स लगेगा। तो बेटा यहाँ पे तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, क्यों आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, एक में तो आपका वजन सेम था, वेट सेम था, और दूसरे के अंदर आपका वेट तो डिफरेंट था लेकिन स्पीड आपकी क्या थी, सेम थी। मतलब दोनों में से मास, यहाँ पे तो मास डिफरेंट है, स्पीड सेम है, यहाँ पे मास सेम है, स्पीड डिफरेंट है। लेकिन अभी मैं तीसरा केस पूछता हूँ आपसे, तीसरा अगर मैं केस पूछूँ आपसे कि एक तो 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये आपका जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक आपका 3 किलोग्राम का ब्लॉक है, 3 किलोग्राम का ब्लॉक है, और ये आपकी क्या की स्पीड से जा रहा है, सपोज कर लीजिए 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। और मैंने पूछा कि 2 किलोग्राम या 3 किलोग्राम ब्लॉक को रोकने के लिए किस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बता पाना, क्योंकि यहाँ पे स्पीड भी डिफरेंट है और मास भी डिफरेंट है। यहाँ पे चलो ठीक था कि स्पीड सेम, तो जिसका मास ज़्यादा उसको आपको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था कि मास सेम है, चलो ठीक है, जिसकी स्पीड ज़्यादा उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे तो मास भी डिफरेंट, स्पीड भी डिफरेंट, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इन दोनों एग्जाम्पल से एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि जो फोर्स डिपेंड करता है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे किया था, और मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे किया। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को गुणा करके देख लूँगा, मास इंटू वेलोसिटी को। तो अगर जिसका मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे जैसे मैंने दोनों को गुणा किया, मास और वेलोसिटी को, तो आपका है 20। यहाँ पे मैंने किया तो सपोज कर लीजिए ये 5 है, ये 5 है, तो ये आपका है 10। यहाँ पे आपने गुणा किया तो ये आया 9, 3 इंटू 3 9। तो जिनका प्रोडक्ट ज़्यादा आया मास इंटू वेलोसिटी का, उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जिसका प्रोडक्ट मास इंटू वेलोसिटी का कम आया उसको रोकने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका मास इंटू वेलोसिटी कम था तो यहाँ पे लगेगा आपका कम फोर्स, और यहाँ पे आपका लगेगा ज़्यादा फोर्स। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 100 है, तो आपको इसी बात है 5 कम है 100 से, तो यहाँ पे कम फोर्स लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे मेरे को देखना है किसमें कम फोर्स लगेगा, तो 1 इंटू 5, तो 5 आ गया यहाँ पे क्या है 250, तो आपको इसी बात है यहाँ पे कम फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पे हमको डिफिकल्टी हो रही थी 2 किलोग्राम, जब स्पीड और मास डिफरेंट था, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, वहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी को गुणा करके देख लेते हैं। तो जिसका मास इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है ज़्यादा है उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और जिसका मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कम है उसको रोकने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ता है। तो यही यूटिलाइजेशन है कि मास इंटू वेलोसिटी को जब हम गुणा करते हैं तो उसको हम एक और टर्म डिनोट कर देते हैं, उसको एक और टर्म से, वो क्या होता है आपका मोमेंटम। ओके, ठीक है। तो जिसका मोमेंटम ज़्यादा उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जिसका मोमेंटम कम उसको रोकने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो फिजिकली आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मोमेंटम का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, और मोमेंटम से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिसका मोमेंटम अगर किसी का ज़्यादा है तो इसका मतलब मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको रोकने के लिए। अगर मोमेंटम कम है तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है। ओके, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो मोमेंटम आपका कुछ समवट किससे रिलेटेड है, फोर्स से ही रिलेटेड है आपका। ओके, उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ में हम पढ़ेंगे कि फोर्स और मोमेंटम की क्या रिलेशन होती है।
तो यहाँ तक आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। उसके बाद हम आपका न्यूटन सेकंड लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो बेटा न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, आप में सोच सकते हैं कुछ बच्चों को ऑलरेडी ये डेफिनेशन आती है, क्योंकि आपके अर्लियर क्लासेज के अंदर ये डेफिनेशन दी जाती है। जिनको नहीं भी आता तो वो अभी सीख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ, उसके बाद उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू द as per the Newton's second law of motion, Newton's second law of motion, second law of motion, rate of change of momentum, rate of change of momentum, rate of change of momentum of an body, is the rate of change of momentum of an body is equal to force. ओके बेटा, कुछ बुक्स के अंदर ये दिया होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। आप डायरेक्टली इसको पुट कर दीजिए इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है, तो ज़्यादा शॉर्ट और स्वीट हो जाता है आपका। तो एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन बॉडी इज इक्वल टू फोर्स। तो बेटा अभी इस चीज़ का मतलब समझेंगे। मोमेंटम मैंने अभी आपको बताया है। मोमेंटम क्या होता है आपका? मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। अभी बेटा मैंने बताया कि चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है। अभी देखिए इस डेफिनेशन के अंदर क्या दिया हुआ आपका, चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है? मोमेंटम के अंदर चेंज। तो किसी भी चीज़ के अंदर चेंज कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे चेंज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ के अंदर? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आपकी सपोज कर लीजिए अभी वेलोसिटी है, स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद सपोज कर लीजिए आपकी वेलोसिटी कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड होगी। ओके, तो चेंज कितना होगा आपकी वेलोसिटी के अंदर? तो आप कहेंगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, 5 माइनस 3, तो ये आपका आ जाएगा क्या? चेंज। तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड की इक्वल हो जाएगा। तो चेंज किसी भी चीज़ का हम कैसे निकालते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो अगर स्पीड के अंदर आपको चेंज निकालना है तो फाइनल आपकी क्या थी और स्टार्टिंग की क्या थी? तो ये आपका हो गया क्या? चेंज। ओके, उसके बाद बेटा एक और टर्म यहाँ पे दी हुई है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, तो चेंज तो आपको पता चल गया कि ऐसे चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ मोमेंटम तो आपको पता चल गया, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये होती है चेंज किसी भी वैल्यू में। रेट का क्या मतलब है? रेट का क्या मतलब है? अगर कहीं पे भी आपको पता चल जाए कि रेट का मतलब है टाइम से रिलेटेड है आपका, कितनी तेज़ी से कोई चीज़ हो रही है, कितनी तेज़ी से कोई चीज़ हो रही है, उसी को क्या बोलते हैं? हम रेट बोलते हैं। ओके, जैसे कि मैंने कहा आपसे स्टार्टिंग के अंदर कि स्टार्टिंग की स्पीड सपोज कर लीजिए 3 मीटर पर सेकंड है, फाइनल स्पीड आपकी क्या है? 1 मीटर पर।
जैसे कि मैंने आपसे पूछा, एक सेकंड, एक मिनट